ठीक है जी, हम सेल्स टैक्स स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जो रूल्स बताऊंगा एटलीस्ट वो रूल्स याद कर लीजिएगा। आपका पेपर जो है उसमें सेल्स टैक्स में से नंबर आने के चांसेस जो हैं वो हैं ज़्यादा। एटलीस्ट इन रूल से आप 25-20 नंबर सेल्स टैक्स के एरिया में से इजीली क्या कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। तो ये 26 रूल्स हैं। ये 26 रूल्स और न्यूमेरिकल का फॉर्मेट, अगर ये दो चीज़ें आपको आती हैं तो आपके लिए सेल्स टैक्स में से मार्क्स सिक्योर करना इज नॉट अ बिग डील। यू कैन इजीली सिक्योर दैट मार्क्स। ये 26 रूल्स आपको हिफ्ज होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये कभी भी आपने इनको भूलना नहीं है कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं है। ये 26 बातें हैं। इन 26 बातों में से हर एक चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें से क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले जो आपका सेल्स टैक्स का रेट है जो इस्तेमाल हो रहा है ये 17% है। और नॉर्मली जो हमारे पास वैल्यू होंगी वो एक्सक्लूसिव और सेल्स टैक्स होंगी, उनमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं होता। आप 17% का रेट लगाते हैं, आप उनमें सेल्स टैक्स को अप्लाई करते हैं, तो फिर क्या होता है आपके पास सेल्स टैक्स की वैल्यू आ रही होती है कि ये मेरा सेल्स टैक्स है। आप किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करें, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करें, आपका 17% टैक्स जो है वो उसके ऊपर चार्ज हो रहा होगा। इवन अगर आप ड्राइंग्स करें या आप अपने एम्प्लॉयज को गुड्स वगैरह दे दें, उसके ऊपर भी क्या किया जाएगा, 17% जीएसटी चार्ज किया जा रहा होगा। अब न्यूमेरिकल में अगर ड्राइंग्स आ जाएगी जी, आपने ड्राइंग्स वगैरह की हैं तो उन ड्राइंग्स को आप सप्लाई कंसिडर करेंगे और आप उनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। सेल्स टैक्स की डेफिनेशंस करवाने का टाइम मेरे पास नहीं है, सो मैं डेफिनेशंस का आपके पास लिंक शेयर कर दूंगा। आपने बस ये काम करना है 1.5x पे प्ले करके वो डेफिनेशंस जो हैं वो एक दफ़ा देख लेनी है ताकि आपके माइंड में चीज़ें जो हैं वो रिटेन हो जाए। बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक दैट के अब आपको सारा का सारा यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। डेफिनेशंस जो है आप वहाँ पे 1.5x पे प्ले करके देख लीजिएगा। जो डेफिनेशन के नोट्स हैं उनसे डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज इसमें से एक आधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता ही आता है। तो वहाँ से फिर आपको चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आपको उसकी चीज़ मिल जाएगी। तो नोट्स काफ़ी ज़्यादा इजी होंगे जो मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से कर लीजिएगा। बाकी ये जो रूल्स हैं ये आपके रूल्स 20 से 24 नंबर आपको इजीली सिक्योर करवा देंगे पेपर में। अच्छा, उसके अलावा आप कभी भी किसी भी अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई करेंगे, किसी भी अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई करेंगे तो 17% टैक्स भी लेंगे और 3% फर्दर टैक्स भी आप उससे चार्ज कर रहे होंगे। मतलब उससे 17 प्लस 3% इस इक्वेशन में क्या किया रहेगा, टैक्स चार्ज किया जा रहा होगा। और ये 3% जो है ये बॉटम लाइन फिगर होगी। ये हर हाल में क्या करना होगा आपने लेके, आपने गवर्नमेंट को एज इट इज क्या करना होगा, पे करना होगा। इस 3% की एडजस्टमेंट वगैरह कभी भी नहीं हो सकती। ये जितना भी 3% आप अनरजिस्टर्ड लोगों से लेंगे ये एज इट इज क्या होगा, एज इट इज आप गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे, एज इट इज आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे। इसमें से कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं हो रही होगी। ये चीज जो है ये आपने अपने माइंड में रखनी है। अब इसकी एक्सेप्शंस भी हैं, बड़ा फेमस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि एक्सेप्शंस बताएं कि किन किन जगहों पे, किन किन एरिया पे 3% का रूल जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा होता। जैसे अगर आप एंड कंज्यूमर को डायरेक्टली सप्लाई कर दें, रिटेल आइटम सप्लाई कर दें, या आप गवर्नमेंट की एजेंसीज को सप्लाई कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट इदारों को सप्लाई कर रहे हैं, तो उनके ऊपर फर्दर 3% हम चार्ज नहीं कर रहे होते, तो ये इसकी एक्सेप्शन में आता है। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, ये आपको हर हाल में न्यूमेरिकल में गिवन होगा, न्यूमेरिकल में आना ही आना है। अगर आप न्यूमेरिकल की बात करें, उस न्यूमेरिकल में ये जो पॉइंट है ये हर हाल में आपको उसने पूछना ही पूछना है, तो इस चीज को आपने याद रखना है। और ये 3 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो भी आपसे पेपर में आएगा। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये सिर्फ 3% का रूल और उसकी एक्सेप्शन न्यूमेरिकल में भी आनी है और ये उसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ रहा होगा।
उसके अलावा रिड्यूस रेट भी होता है हमारे पास, कमर्शियल इंपोर्टर 20% टैक्स पे कर रहा होता है। ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ आपने रीड आउट करनी है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनके पर सर खपाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद याद रखिएगा कि इनपुट टैक्स सिर्फ और सिर्फ कौन क्लेम कर सकता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, सिर्फ और सिर्फ वही क्लेम कर सकता है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो अनरजिस्टर्ड है, वो कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना है। जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अब इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए याद रखिएगा कि बायर जो है, बायर ने इनपुट टैक्स पे किया हो, मतलब आप सामान लेके आए हैं तो आपने सामान के साथ साथ टैक्स जो है वो भी क्या करना है, वो भी आपने पे करना है। इट इज नेसेसरी। अगर आपने टैक्स ही पे नहीं किया तो आप कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके अलावा इनपुट टैक्स जो है ये आप अगर उधार के ऊपर सामान खरीदते हैं, ऑन क्रेडिट सामान खरीदते हैं, तो 180 डेज में आपने क्या करनी होती है, पेमेंट करनी होती है। अगर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं की तो जो आपने इनपुट टैक्स लिया होगा उसका क्या हो जाएगा, उसका आपको रिवर्सल मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट भी पेपर में हर हालत में आना ही आना है। अब आप कहते हैं जी सेल टैक्स के न्यूमेरिकल बड़े मुश्किल हैं, ये इसमें समझ नहीं आती क्या है क्या नहीं आएगा। सीन पॉइंट्स हैं जो उसने हर हालत में पूछना ही पूछना है। जैसे ये वाला पॉइंट उसने हर न्यूमेरिकल में हर हालत में पूछना है। ये वाला पॉइंट उसने हर हालत में हर न्यूमेरिकल में पूछना है पेमेंट वाला, कि अगर आपने उधार पे आपने सामान लिया हुआ है तो उस उधार के ऊपर अगर आप सामान लेके आए हुए हैं तो आपने पेमेंट जो है वो 180 डेज में करनी है। अगर 180 डेज में पेमेंट कर दी तो ठीक है, अगर ना की 180 डेज में पेमेंट तो जो आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया होगा वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा, वो आपकी इनकम में और वो आपके इनपुट टैक्स में एड बैक किया जाएगा। अब ये वाला पॉइंट हर न्यूमेरिकल में कंपलसरी आना ही आना है। तो जब आपको पता है कि 180 डेज का रूल हर न्यूमेरिकल में आना ही आना है तो इसको याद रखना है, इसका ट्रीटमेंट इसको याद रखना क्या मुश्किल चीज़ है। फॉर श्योर ये न्यूमेरिकल में जो आना है वो आना ही आना है। तो ये चीज़ जो है आपने याद रखनी है। आप एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, इस चीज़ को आपने इंपॉर्टेंट देखना है। जब आप एग्जाम में न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल में आपका मंथ कौन सा है, किस महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फरवरी का कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर फरवरी से पहले जनवरी में 180 डेज पूरे हो रहे हैं आप न्यूमेरिकल में कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। अगर फरवरी के बाद मार्च में 180 डेज पूरे हो रहे हैं अब तब भी कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। अगर आप फरवरी के महीने की कैलकुलेशन कर रहे हैं और फरवरी में 180 डेज पूरे हो रहे हैं और स्टिल आपने पेमेंट नहीं की तो फिर आप उसका रिवर्सल लेंगे, अदरवाइज ये नहीं लेंगे। ये चीज जो है ये आपने याद रखनी है। तो मैंने इनके ऊपर ये आपको लिख के दिया हुआ है, ये आपके पास 5 पेज समरी सबके पास मौजूद है, इसको आपने देख लेना है। रिमेंबर जो डेट जो मंथ आपको कैलकुलेशन का दिया होगा, अगर उससे पहले 180 डेज पूरे हो रहे हैं तब भी नो ट्रीटमेंट, उसके बाद अगर 180 डेज पूरे हो रहे हैं तो तब भी नो ट्रीटमेंट। बिकॉज अगर जनवरी के महीने में 180 डेज पूरे हो गए तो उस महीने में हम इनपुट टैक्स का रिवर्सल लेके चुके होंगे। अगर मार्च में 180 डेज पूरे होंगे तो मार्च के महीने में हम क्या कर रहे होंगे, हम 180 डेज का रिवर्सल लेके बैठे होंगे। लेकिन अगर मेरा सवाल का है मंथ फरवरी और फरवरी में 180 डेज पूरे हो रहे तो फिर भी न्यूमेरिकल में क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ये चीज जो है आपने याद रखनी है, इसको आपने नहीं भूलना। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? अब ये फॉर श्योर एडजस्टमेंट है जो आपको पेपर में आनी है। उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, जब गुड्स अवेलेबल हो या गुड्स डिलीवर हो, एडवांस जो है वो हमारा टैक्सेबल नहीं होता। और हायर परचेज के केस में जो डेट ऑफ एग्रीमेंट में है वो क्या कर रहे होते हैं, डेट ऑफ एग्रीमेंट हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर हो रहा होता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, वैल्यू ऑफ गुड्स जिसमें तमाम फेडरल ड्यूटीज तमाम प्रोविंशियल ड्यूटीज शामिल होती हैं एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स के अलावा वो आपकी क्या होती है, वो आपकी वैल्यू सप्लाई होती है। अगर आप किसी महीने का इनपुट टैक्स क्लेम करना भूल जाते हैं तो आप उसको 6 टैक्स पीरियड्स तक क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अब ये वाली एडजस्टमेंट भी फॉर श्योर है, ये वाली एडजस्टमेंट भी आपको न्यूमेरिकल में उसने पूछनी ही पूछनी है कि अगर आप किसी महीने का इनपुट टैक्स क्लेम करना भूल गए, आप फेब के मंथ में बैठे हुए और आपको याद आया कि जी पिछले साल के नवंबर का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया, तो क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? द आंसर इज यस, कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज 6 टैक्स पीरियड्स है।
जिस महीने का इनपुट टैक्स था, अगर आप उस महीने में क्लेम नहीं कर पाए तो अगले 6 टैक्स पीरियड्स तक क्या कर सकते हैं, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। ये भी पेपर में एडजस्टमेंट आनी ही आनी है। उसके बाद सप्लायर जिसको आपने टैक्स दिया होगा उसके लिए लाजमी है कि उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया हो। एक्टिविटीज आपकी टैक्सेबल होनी चाहिए, गुड्स आपकी टैक्सेबल होनी चाहिए। जिसने भी इनपुट टैक्स क्लेम करना है उसके पास इनवॉइस होनी चाहिए, इनवॉइस जो है उसके नाम पे भी होनी चाहिए। फेक इनवॉइसेस के ऊपर इनपुट टैक्स कभी भी नहीं होगा। व्हीकल अगर आपने ऑफिस यूज के लिए परचेज की हुई है उसके लिए इनपुट टैक्स कभी भी क्लेम नहीं कर सकते, आप कभी भी नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपने कोई भी वैल्यू पेमेंट करनी है अदर देन यूटिलिटी बिल्स, 50,000 से ऊपर की अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, दैट मस्ट बी मेड थ्रू बैंकिंग चैनल। वो पेमेंट आपने बैंकिंग चैनल के जरिए ही करनी है। अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो आप इनपुट टैक्स आपको अलग डिसअलाउ हो जाएगा, आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब ये वाला पॉइंट पेपर में इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एडजस्टमेंट मुश्किल होगी जब पेपर में पूछ रहा होगा। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा पेमेंट अगर कैश में रिसीव कर ली है तो उसके अगेंस्ट आप इनपुट टैक्स जो है वो कभी भी क्लेम नहीं कर रहे होते। उसके बाद अगर अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई करनी है आपने तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है, ये वाला रूल आ सकता है कि आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को पर मंथ 10 मिलियन की या एनुअली 100 मिलियन तक की सेल्स कर सकती हैं। इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आप इससे अबव जाएंगे तो जितना इनपुट टैक्स होगा वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपने 12 मिलियन की सेल्स कर ली हैं और आपको अलावा 10 मिलियन था तो एक्स्ट्रा 2 मिलियन की आपने सेल्स की हैं, ये क्या हो जाएंगी, आपको डिसअलाउ हो जाएंगी, ये आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा एग्जाम गुड्स के ऊपर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। इनपुट टैक्स हमेशा प्रोपोर्शनेट होगा, आप उसके अपोर्शनमेंट करेंगे। इनपुट टैक्स मैक्सिमम 90% ऑफ आउटपुट टैक्स तक ही क्लेम हो सकता है। फिक्स एसेट्स के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। फिक्स एसेट का जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो सारे का सारा क्या कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वैल्यूज जितनी भी प्रोवाइड की गई हैं वो एक्सक्लूसिव ऑफ इनपुट टैक्स होंगी, मतलब हम उसके ऊपर रेट्स चार्ज कर रहे होंगे। अगर इंक्लूसिव हो तो हम उसमें से रेट्स जो हैं वो निकलवा सकते हैं। उसके अलावा जो डेबिट नोट होगा उसको आपने हमेशा वर्किंग में लेके चलना है और क्रेडिट नोट जो है वो आपने हमेशा मेन क्वेश्चन में करना है। मतलब सेल्स रिटर्न आप फेस पे शो करते हैं, परचेज रिटर्न जो है वो आप वर्किंग में लेके चल रहे होते हैं। इंटरेस्ट, मार्कअप, प्रीमियम, इसके ऊपर कभी भी किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होता, ये हमेशा एक्सक्लूडेड होते हैं। रिटेल आइटम्स के ऊपर कभी भी डिस्काउंट वगैरह या फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होता, इसलिए जो एमआरपी होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होता है, मैन्युफैक्चर चार्ज कर रहा होता है। नॉर्मल डिस्काउंट आप क्लेम कर सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और तीनों पॉइंट न्यूमेरिकल में उसने गिवन करने हैं। तो डिस्काउंट वगैरह क्लेम कर सकते हैं लेकिन उसकी कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। दो कंडीशंस हैं, एक तो डिस्काउंट जो है वो इनवॉइस के ऊपर मेंशन होना चाहिए, दूसरा ये डिस्काउंट जो है ये बिजनेस की कंफर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं। अगर क्रस्ट कोई किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट कर दे तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स कभी भी क्लेम नहीं हो सकता। अगर आपने गुड्स बिजनेस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए लिए हैं, उसके ऊपर कोई इनपुट टैक्स वगैरह आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा सीमेंट, पेंट, स्टेशनरी, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक एंड गैस अप्लायंसेस, क्रॉकरी, कटलरी, इसके ऊपर अगर आपने कोई इनपुट टैक्स वगैरह पे किया है तो वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते। ये 26 रूल्स हैं। ये 26 रूल्स तकरीबन आपके हर न्यूमेरिकल में यूज हो रहे हैं, हर न्यूमेरिकल में अप्लाई हो रहे हैं। अगर 26 रूल्स आपको आते हैं, आपके पास पेपर के 27 के 27 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व इन 26 रूल से हो जाते हैं। तो इन 26 रूल्स को आपने अच्छी तरह याद करके जाना है बिकॉज इनसे न्यूमेरिकल जो है वो आपका 100% क्या हो रहा होगा, आपने इसको क्लेम कर लेना है। न्यूमेरिकल आपका इन 26 रूल से 100% क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स में सबसे मुश्किल चीज होती है दैट इज अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, कि आपने इनपुट टैक्स को किस तरह से अपोर्शन करना है, वो हमारी क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे टेक्निकल एरिया भी ये है। इसमें आपने टेबल बनाना है। दिस टेबल इज वाजिब। 3 कॉलम्स बनाएंगे, एक वैल्यू का कॉलम बनाएंगे, एक इनपुट टैक्स का और फिक्स एसेट्स का। ये 3 कॉलम्स जो हैं आपने बनाए होंगे। अब टैक्सेबल सप्लाईज आप लिखेंगे नेट, मतलब सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद जितनी आपकी होंगी जीरो डेट सप्लाईज वो लिखेंगे नेट सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद। जितनी एग्जाम सप्लाईज होंगे वो भी आप लिखेंगे नेट
यहाँ पे सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद, तो यहाँ पे आपके पास जो आपकी टोटल सप्लाईज है वो आ जाएंगे कितनी है। फिर जिस इनपुट टैक्स को आपने पोर्शन करना है आप यहाँ पे इनपुट टैक्स लिखेंगे। फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स होगा वो भी यहाँ पे लिखेंगे। अब आपने करना है इनको पोर्शन, कैसे करेंगे, इसको पकड़ के इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जवाब आ जाएगा। इसको इस पे डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जवाब आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जवाब आ जाएगा। इन तरह क्या कर देंगे आप इसकी अपोर्शनमेंट कर रहे होंगे। जब अपोर्शनमेंट कर लेंगे तो फिर आपको चलेगा पता कि ये जो एग्जाम्ड सप्लायर्स के अगेंस्ट इनपुट टैक्स है ये वेस्ट हो जाएगा, जो अगेंस्ट होगा जीरो रेटेड ये आपका क्लेम हो जाएगा, और जो अगेंस्ट टैक्सेबल होगा सॉरी ये रिफंड हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा। इस तरह से आपने इस टेबल को बनाना है, इसको रिप्रोड्यूस करना है, आपकी अपोर्शनमेंट जो है वो हो जाएगी इससे। उसके अलावा डेबिट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं, जब भी सेल्स रिटर्न होती है तो क्रेडिट नोट इशू होते हैं, और जब भी परचेज रिटर्न होती है तो हमारा डेबिट नोट जो है वो इशू हो रहा होता है। इसकी डिटेल्स नोट से आप लोगों ने रीड करनी। अब ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ये पेज जो है इस पेज के ऊपर जितनी बातें लिखी हैं अगर आप मिनिमम ये बातें भी लिखाते हैं पेपर में तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन से मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो सकते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि हु इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स कौन पे करेगा, कौन लायबल है। तो मिनिमम जो लायबिलिटी होती है वो सेल्स टैक्स से किस किस की होती है, सप्लायर, इंपोर्टर, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं ये कौन करेंगे, ये सेल्स टैक्स पे कर रहे होते हैं। एक्सेप्शंस कौन कौन सी होती है, मैन्युफैक्चरर जैसे कॉटेज इंडस्ट्री है वो सेल्स टैक्स पे नहीं करते, और जो रिटेलर हैं अदर देन स्पेसिफाइड रिटेलर्स वो सेल्स टैक्स वगैरह पे नहीं कर रहे होते, मतलब उनके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह की कंपल्सन नहीं होती। अब एक और थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है कि सेल्स टैक्स कब पे करना है, तो मिनिमम इतना लिख लीजिएगा कि जब गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो या जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस वक्त क्या करना होता है, आपने अपना सेल्स टैक्स जो है वो पे करना होता है। उसके बाद है हु इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, किन लोगों को रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अभी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है, 4 नंबर का भी आया हुआ है कि किन किन लोगों को रजिस्टर्ड होना लाजमी है। तो जितने भी होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर जो हैं उनको रजिस्टर्ड होना लाजमी है, एक्सेप्ट कॉटेज इंडस्ट्री एंड नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर, इनके अलावा बाकी सबको रजिस्टर्ड होना लाजमी है। उसके अलावा ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि टैक्स रेट अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा, किस रेट के ऊपर हम उसको अप्लाई कर रहे होंगे। जैसे लोकल सेल्स के ऊपर जिस जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी उस डेट के ऊपर जो रेट एप्लीकेबल होगा उसके मुताबिक क्या किया जा रहा होगा, टैक्स चार्ज किया जा रहा होगा। और अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं, जब गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवाएंगे तब, या अगर वेयर हाउस से क्लियरेंस आ रही है तो 7 दिन के अंदर जब बिल ऑफ एंट्री हम जमा करवाएंगे उस डेट के ऊपर जो रेट एप्लीकेबल होगा उसके मुताबिक क्या किया जा रहा होगा, टैक्स पे किया जा रहा होगा। इस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पक्का है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है चेंज इन टैक्स रेट्स का, बिकॉज अभी रिसेंट जो है टैक्स रेट चेंज हुए, ऑल्दो वो एप्लीकेबल नहीं है बट ये क्वेश्चन आने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा है। तो मिनिमम इतना भी लिख दोगे ना, इतना भी लिख दोगे तो आपको अगर 3 नंबर का सवाल आया है आपको 2 मार्क्स जो है वो इसमें से मिल जाएंगे। उसके अलावा पेमेंट इन काइंड भी हो सकती है, पोस्टमैन का बता दिया। गुड्स डिस्ट्रॉय जो हो जाए अगर सुपरविजन में तो उसका इनपुट टैक्स जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। वेस्टेज का इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है, इनपुट टैक्स मैक्सिमम 90% ऑफ आउटपुट टैक्स तक ही क्लेम हो सकता है। रिफंड का हमने पढ़ा हुआ है कि रिफंड जो है अगर अगेंस्ट जीरो डेट सप्लाईज है तो वो 45 दिन में जो है वो रिफंड होना चाहिए। और सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसकी लिमिट्स हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पेपर में आ सकते हैं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन से पहले स्टॉक वगैरह कोई खरीदा हुआ है उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम कर सकते हैं, द आंसर इज उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। लोकल परचेजेज के केस में 30 दिन के अंदर अंदर मतलब गुड्स परचेज करने के बाद अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं और जितना आपका फिजिकली वेरीफाइबल स्टॉक होगा उसमें से आप इनपुट टैक्स क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपने गुड्स इंपोर्ट की हैं तो इंपोर्ट करने के बाद 90 डेज के अंदर अंदर जितना भी फिजिकली वेरीफाइबल आपका स्टॉक होगा उसमें से क्या कर सकते हैं, आप अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बातें हैं जिसमें से आपको मिनिमम इतना भी लिख देंगे तो आपको क्या होगा, आपको इसमें से कंपल्सरी क्वेश्चन
आ जाएगा। उसके अलावा एप्लीकेशन वगैरह की हैं, ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सिर्फ आपने रीड आउट करना है, इसमें से आने के चांसेस जो हैं वो कम है। मैं ये अवेलेबल कर दूंगा, इनके नोट्स जो है ना वहाँ से एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, दैट विल बी वेरी 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 इजी फॉर यू एज कम्पेयर टू एनी बुक। हर किताब में जो है काफ़ी कुछ मुश्किल लिखा हुआ है, ये आपके लिए क्या हो रहा है, कदर आसान हो जाएगा इस चीज़ को लेकर चलना। ठीक है, तो ये 5 पेजेस है, इन 5 पेजेस में से 26 रूल्स जो हैं, ये अगर आप 26 रूल्स कर जाते हैं, इससे आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। और ये पेपर है, इसमें से अगर आपको थ्योरी आती है तो एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहाँ से भी हो जाते हैं। ये 26 रूल्स विल इजीली सिक्योर योर अप टू 20 मार्क्स इन पेपर। तो ये चीज़ जो है ये आपने याद रखनी है। अगर आप इसके वैसे नोट्स की बात करने की जाएं तो ये वाले नोट्स थोड़े से और समराइज वे के नोट्स हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन किसके लिए लाजमी है, कमर्शियल इंपोर्टर के लिए लाजमी है, मैन्युफैक्चर के लिए लाजमी है। अब मैन्युफैक्चर कौन सा, अदर देन कॉटन इंडस्ट्री। अब कॉटन इंडस्ट्री की डेफिनेशन लिखी है जिसका पिछले महीने का टर्नओवर जो है 10 मिलियन रुपीज़ तक हो, रेजिडेंशियल एरिया में हो, कोई इंडस्ट्रियल कनेक्शन वगैरह ना हो, लेबर फोर्स 10 तक हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉटन इंडस्ट्री कहते हैं। और कॉटन इंडस्ट्री के लिए इसको फिर क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड होना इसके लिए लाजमी है। कॉटन इंडस्ट्री के लिए तमाम कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं उनके लिए रजिस्टर होना लाजमी है। डिस्ट्रीब्यूटर का डेफिनेशन कोई मैन्युफैक्चर या इंपोर्टर जो अपॉइंट किया गया है किसी भी स्पेसिफिक एरिया पे चीज़ें वगैरह परचेज करने के लिए, होलसेलर बताया हुआ है। अब रिटेलर जो है वो टियर 1 रिटेलर जो है उसके लिए जो है वो रजिस्टर्ड होना लाजमी है, टियर 2 के लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। एक्सपोर्टर जिसने रिफंड वगैरह क्लेम करना है उसके लिए क्या है, कंपलसरी है कि वो क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। तो ये वाले नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा, एटलीस्ट इनको रीड आउट करने, पूरा सेल्स टैक्स इनके ऊपर जो है वो आपका हो जाता है। अब जो पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड है लेकिन अगर एक्चुअल रजिस्टर्ड नहीं होता तो वो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन का बेनिफिट वगैरह क्लेम नहीं कर सकता। और उसको जो भी फुट टैक्स वगैरह होगा वो सारा का सारा उसको क्लेम करना पड़ेगा, उसको पे होगा। अगर कोई भी इम्पोर्टर है या कोई भी मैन्युफैक्चरर है या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है, अगर वो एग्जाम गुड्स में डील कर रहे हैं तो उनको रजिस्टर होने की लिए उसमें ज़रूरत नहीं है। अब कमिश्नर जो है वो कंपल्सरी रजिस्टर कर सकते हैं उस पर्सन को जो रजिस्टर्ड नहीं होता, लेकिन जिसको रजिस्टर होना चाहिए उसको कंपल्सरी रजिस्टर कर सकते हैं। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन अलाउ हो सकती है, अभी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन बड़ा औखा टॉपिक है, ये अलाउ हो सकती है कब, फॉर 60 days to a person who files application for self registration as a manufacturer without having installed a machinery for the purpose of import or machinery to be installed by him। जिसने मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करनी है तो अगर उसने मशीनरी इंपोर्ट नहीं की तो वो क्या कर सकता है, वो टेम्परेरी तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पोस्ट डेटेड चेक जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। जब वो मशीनरी वगैरह इंस्टॉल कर लेगा तो उसको चेक वापस कर दिया जाएगा, और इसके लिए लाजमी है कि कोई किसी किस्म की ये इनवॉइस वगैरह इशू नहीं कर रहा होगा। तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एक अच्छा क्वेश्चन है, 1 2 3 पॉइंट्स अगर आप लिख लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जरा आसान हो ले। अब देखिए, अब आ जाए टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर। अब ये टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, अब पूरा रूल जो है टाइम ऑफ सप्लाई का, उसको याद करने के बजाय ये याद कर लो, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अर्लियर ऑफ गुड्स डिलीवर या मेड अवेलेबल। एडवांस जो है ये इररेलेवेंट है, ये डिलीट करना मुझे याद नहीं रहा, इसको आप लोग डिलीट कर दीजिएगा। एडवांस जो है वो इररेलेवेंट होता है, वो बीच में नहीं होता। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं नोट शेयर करूंगा तो मैं एडिट करके शेयर करूंगा। एडवांस जो है वो इररेलेवेंट होता है। हायर परचेज में जब एग्रीमेंट होता है, डेट ऑफ एग्रीमेंट है, वो टाइम ऑफ सप्लाई होती है। और सर्विसेज में सब सर्विसेज प्रोवाइड होने तब आपकी होती है। अगर कोई भी पार्ट पेमेंट्स हुई है, मतलब एडवांस आपका तब दिया गया जब गुड्स आपकी एग्जाम थी और गुड्स अवेलेबल हुई तब, जब गुड्स टैक्सेबल थी तो तब हमारा टैक्सेबल कब हम टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे, जब गुड्स हमारे टैक्सेबल हो जाएंगे। या पार्ट पेमेंट जब भी होती हैं, एडवांस का सीन हो, जिस महीने में गुड्स टैक्सेबल होती हैं उसी महीने में हम इसको ट्रीट वगैरह कर रहे होते हैं। अब चेंज इन टैक्स रेट जो है इसे हम कैसे लेके चलेंगे, इसको हम लेके चलेंगे कि अगर जिस दिन गुड्स हमारी लोकली चल रही हैं, सप्लाई हो रही हैं, उस डेट के ऊपर जो रेट एप्लीकेबल होगा
उसके ऊपर होगा। अगर गुड्स डिक्लेरेशन जो है हमारा प्रेजेंट कर दी है, जिस दिन गुड्स डिक्लेरेशन जमा किया गया उस दिन जो रेट है उस दिन के मुताबिक टैक्स चार्ज होगा। अगर गुड्स डिक्लेरेशन एडवांस में दिया गया है तो फिर उसके मुताबिक जो है वो रेट होगा। तो ये पूरा रूल है और इसका शॉर्ट वे जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। चलो ये ये तो ये शॉर्ट मिनिमम इतना लिखना है तो इतना ये चीज लिख लीजिएगा। और अगर थोड़ा सा आपने इसको एलिब्रेटिव फॉर्म में लिखना है तो ये पूरा चेंज इन टैक्स रेट है कि इस तरह से आपको क्या हो रहा होगा, टैक्स रेट अप्लाई हो रहा होगा। फिर वैल्यू सप्लाई के जो लेक्चर नोट्स हैं जो उसमें टेबल बना दिया ना, उससे आसान टेबल दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर आप उसको वहां से लेके चलेंगे तो वहां पे आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा वैल्यू सप्लाई को देखना। एक दफा वहां से उसकी वीडियो देख के वैल्यू सप्लाई की मैं पोर्टल अवेलेबल कर दूंगा आपसे आ जाए, तो वहां पे आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा इन तमाम चीजों को लेके चलना। तो वहां से पढ़ के अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे हर एक रूल की आगे एग्जाम्पल दी हुई है, आपके लिए ये चीज अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। एटलीस्ट यहाँ से इसको रीड आउट कर लीजिएगा। उसके अलावा इनपुट टैक्स क्या होता है? इनपुट टैक्स इसका होता है कि जो आपने गुड्स परचेज की हुई है उसके ऊपर जब टैक्स पे कर रहे होते हैं वो आपका इनपुट टैक्स है। रेट 17% है। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन से लेंगे, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेंगे कोई रेट वगैरह चार्ज नहीं होगा। उसके अलावा इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए कंडीशन क्या है? इंपोर्ट के केस में आपके पास बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए, आपके पास इनवॉइस वगैरह होनी चाहिए, आपके पास आपके नेम पर इनवॉइस होनी चाहिए। अगर आपने ऑप्शन की है तो ट्रेजरी चालान होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए आपके ऊपर नाम एड्रेस वगैरह होना चाहिए। तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉक वगैरह परचेज किए हुए हैं और बिफोर रजिस्ट्रेशन परचेज किए हुए हैं तो तब भी आप उनके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज दैट कि लोकल परचेज के केस में 30 दिन के अंदर अंदर और इंपोर्ट के केस में 90 दिन के अंदर आप इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम कर सकते हैं। बट स्टॉक मस्ट बी अनसॉल्व। जितना फिजिकली वेरीफाइबल स्टॉक होगा सिर्फ आप उसका ही क्या कर सकेंगे, इनपुट टैक्स जो है वो आप क्लेम कर रहे होंगे। उसके अलावा पेमेंट 50,000 से ऊपर ही करनी है। डैट मस्ट बी थ्रू बैंकिंग चैनल। यूटिलिटीज वगैरह जितनी भी हैं वो आप कैश में पे कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग चैनल से पेमेंट वगैरह रिसीव नहीं करते, आप कैश में लेते हैं पेमेंट्स वगैरह, तो उसके अगेंस्ट जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा, आप उसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके अलावा अगर आपने उधार पे सामान लिया हुआ है तो पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज। पेमेंट आपकी 180 डेज में होनी चाहिए। अगर 180 डेज का टाइम लैप्स हो जाएगा तो आपने पहले इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम किया हो जाएगा, वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा, वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, वो आपकी लाइबिलिटी में से रिड्यूस करवा दिया जाएगा। ये चीज़ आपको समझाई हुई है, ये चीज़ आपने यहाँ से रूल प्रॉपर पढ़ सकते हैं, शॉर्ट इसका बताया हुआ है। उसके अलावा ये एक क्वेश्चन है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किन किन चीज़ों के ऊपर अलाउ नहीं होगा। 6 नंबर का सवाल आ सकता है इसमें से। जो डिस्क्रिपेंसी, फेक इनवॉइसेस, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट रेट स्केड्यूल में होता है, सर्विसेज जो बाढ़ हो चुकी हुई हैं, जो गुड्स वगैरह जो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके ऊपर व्हीकल्स, फर्नीचर, कटलरी, क्रॉकरी, इनके ऊपर इनपुट टैक्स वगैरह अगर आपने क्लेम किया होगा ये आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपने किसी सस्पेंडेड पर्सन के साथ इनपुट टैक्स वगैरह लिया है तो वो भी सस्पेंडेड पर्सन से परचेजेस किए हैं तो वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा किसी ब्लैक लिस्टेड पर्सन से परचेजेस की हुई है तो उसके ऊपर भी आप कोई इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है वो आपने अपने माइंड में यहाँ पर रखनी है। उसके अलावा अपॉर्चनमेंट यहाँ पे थ्योरेटिकली बताया हुआ है और यहाँ पे मैंने आपको टेबल के साथ बताया हुआ था कि अपॉर्चनमेंट जो है उस तरह से आपने करनी है। तो ये जो टेबल है, अगर आप टेबल इसको इस तरह प्रोड्यूस कर लेते हैं तो आपकी अपॉर्चनमेंट जो है वो हो जाती है। तो थ्योरेटिकली रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन पेपर में आपने क्या करना है, आपने वो टेबल बनाना है उसको। उसके अलावा परचेज रिटर्न्स वगैरह आपको अलाउ हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर डेबिट क्रेडिट इशू करना पड़ता है। टाइम परचेज रिटर्न्स वगैरह का 180 डेज है, उसमें आप अपना आउटपुट टैक्स वगैरह जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली जो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वगैरह होते हैं
उसके लिए भी क्या होता है, आपके पास टाइम लिमिट जो होती है वो यही है कि 180 डेज में आप DCN वगैरह इशू कर सकते हैं। तो ये DCN वगैरह के रूल्स जो हैं वो भी आप यहाँ पे इनको पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल लिखा हुआ है, आपको चीज़ें वगैरह समझ आ जाएंगी। आउटपुट टैक्स 17% है, फर्दर टैक्स चार्ज करते हैं 3% के ऊपर। 3% की एक्सेप्शन कौन कौन सी है, रिटेलर को देना है, एंड कंज्यूमर को देना है, गवर्नमेंट को, सेमी गवर्नमेंट इदारों को, फर्टिलाइजर, मोटर स्पिरिट या सेकंड हैंड वोल्ड क्लॉथ, इनके ऊपर कभी भी हम फर्दर टैक्स वगैरह चार्ज नहीं कर रहे होते। एक्सेस टैक्स कलेक्शन, इस पे याद रखिएगा अगर बर्डन जो है वो कंज्यूमर तक पास हो गया फिर गवर्नमेंट आपको टैक्स वापस नहीं करेगी। अदरवाइज आप टैक्स जो एक्सेस लिया होगा वो क्या कर सकते हैं, वो रिटर्न कर सकते हैं, वो वापस वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास आती हैं जीरो रेट सप्लाईज, कौन सी होती हैं, जो गुड्स एक्सपोर्ट की जाती हैं या इन लोगों को गुड्स आपने सप्लाई की हैं, जिसमें डिप्लोमेट, ड्यूटी फ्री शॉप, ये फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए EPC वगैरह को, अगर इनको सप्लाई वगैरह की हैं तो आपकी आती हैं जीरो रेट सप्लाई। इसकी एक्सेप्शन क्या है, कौन सी एक्सपोर्ट जो है वो जीरो रेट नहीं होती। अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए इंपोर्ट के लिए, या वो कंट्री जिसको नोटिफाई किया गया है बाय फेडरल गवर्नमेंट, अगर आपने उनको एक्सपोर्ट वगैरह कर दी हैं तो उसके ऊपर आप कभी भी किसी किस्म की उसको जीरो रेट ट्रीट नहीं करते, बल्कि वो आपकी नॉर्मल सप्लाईज जो है वो ट्रीट हो रही होती है। तो ये 5th स्केड्यूल इसमें आपका आ रहा होता है। सिमिलरली आपके पास फिर 6 स्केड्यूल आता है जिसमें इंपोर्ट्स वगैरह आती हैं, तो सॉरी एग्जाम सप्लाईज आती हैं कि अगर आप इन गुड्स को डील कर रहे हैं तो वो आपकी एग्जाम्प्ट होती हैं, उनके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स वगैरह चार्ज नहीं हो रहा होता। तो 6 स्केड्यूल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5th स्केड्यूल जो है उसकी एक्सेप्शन जो है ये आपने याद करनी है, ये पेपर में आने के चांसेस जो हैं ये ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा 90% की रिस्ट्रिक्शन होती है रूल्स की, कि जितना भी इनपुट टैक्स है वो आपका 90% तक रिस्ट्रिक्टेड होता है आउटपुट टैक्स के। लेकिन उसकी एक्सेप्शन वगैरह है, जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर होते हैं, जो OMCs वगैरह होते हैं, या वो पर्सन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में होते हैं उनके लिए रूल नहीं है। उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर्स होते हैं इनके लिए रूल नहीं है। कमर्शियल इंपोर्टर जिसकी टोटल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स जो है वो 50% से ज़्यादा, उसके लिए 90% का रूल अप्लाई नहीं हो रहा होता। और वो जो बंदा लोकल सप्लाईज भी कर रहा है और जीरो रेट सप्लाईज भी कर रहा है, टोटल सप्लाई जो है वो 50% से ज़्यादा है, उसके ऊपर भी ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा। फिर रिफंड के सीन में, रिफंड जो है 45 डेज में आपने क्लेम करना होता है। अगर 45 डेज में गवर्नमेंट आपको रिफंड ना करे अगेंस्ट जीरो रेट सप्लाईज, तो फिर आपको क्या किया जाता है, आपको काइबोर के ऊपर तो काइबोर के ऊपर आपको एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो मिल रहा होता है। और अगर आपका केस वगैरह पेंडिंग है या गवर्नमेंट को बिलीव हो जाए कि आपने इनपुट टैक्स गलत लिया है या रिफंड गलत लिया है, तो वो आपके ऊपर क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं। जो इंक्वायरी वगैरह वो इनिशिएट करते हैं वो 60 डेज में कंप्लीट करनी होती है। हाँ, वो उस इंक्वायरी को बढ़ा भी सकते हैं, और वो फिर 120 डेज तक, अगर 120 डेज में भी कंप्लीट नहीं होगी तो 9 मंथ्स तक, अगर 9 मंथ्स में भी कंप्लीट नहीं होगी तो इंक्वायरी जो है वो क्रैश हो जाएगी, तो वो जो आपके खिलाफ केस किया होगा वो बंद हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्केड्यूल है जो रिटेल आइटम्स होती हैं, इस पे रिटेल टैक्स चार्ज होता है, और ये मैन्युफैक्चरर भाई साहब जो है वो पे कर रहे होते हैं, उनके अलावा कोई पे नहीं कर रहा होता। और रिटेल आइटम्स के ऊपर कोई किसी किस्म का डिस्काउंट, कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। तो कुछ इन स्केड्यूल्स की डिटेल्स है जो यहाँ पे है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास इनके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। वो नोट्स अगर आप इनको देख के चलेंगे तो आपके लिए ये चीज़ जो है बड़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी, आपके लिए आसान रहेगी। अब जो सबसे मतलब मुश्किल लगता है एरिया आप लोगों को, वो है सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आप लोगों से नहीं हो पाते, उसमें आप लोग जो है वो फंसते हैं, उसकी समझ आप लोगों को नहीं आती। न्यूमेरिकल्स का मैं आपको फॉर्मेट वैसे मैं पढ़ा तो हुआ है, 1000 दफ़ा इसकी वीडियो मैंने बना के दे दी हुई है। अगर आप वीडियो से न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट कर सकते हैं तो मैं वो फॉर्मेट करवा देता हूँ।
मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको अभी पूरे का पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करना सिखा देता हूँ ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो ये फॉर्मेट करके ये 26 रोज अगर आप कर जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस या 3-4 क्वेश्चन जो रिकमेंडेड है वो क्वेश्चन आप कर दें, आपके सेल्स टैक्स में से कभी भी मार्क्स नहीं कट सकते। मरे से मरा बच्चा अभी 20 से 24 नंबर जो है वो सेल्स टैक्स में इजीली सिक्योर कर देगा। तो मैं फॉर्मेट की वीडियो शेयर कर दूं कि फॉर्मेट यहाँ पे पूरा पूरा ड्रॉ कर दूं आपको, ये मुझे आपने बताना। जी जनाब। मेरे ख्याल से अगर आप इसको बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, मैं आपको दोबारा फॉर्मेट की वीडियो भेज दूं, आप उस फॉर्मेट को अच्छी तरह समझें। कल मैं आपको 3 सवाल करवा देता हूं, जिसमें से समाज एसोसिएट, सीमा एसोसिएट और मेहरबान एसोसिएट है। तीनों जो मुश्किल तरीन सवाल है वो, हालांकि उसके अलावा भी मैंने इसके कोई 7-8 सवाल अवेलेबल किए हुए हैं, बट आप अगर वो देख लेते हैं तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ताकि आपके ऊपर इतना बर्डन भी ना आए। आप उसको 1.5x पे प्ले करें, आधे घंटे में बस फॉर्मेट कंप्लीट करें, दैट विल बी इनफ फॉर यू। और जो सबसे मुश्किल सवाल है, बिकॉज मुझे पता होगा कल आप सारे फॉर्मेट देख के बैठे हुए हैं, जो सबसे मुश्किल सवाल है सीमा एसोसिएट, समाज एसोसिएट और मेहरबान एसोसिएट, ये 3 क्वेश्चन इंक्लूडिंग स्प्रिंग बाइस का। चलिए कल 4 सवाल मैं करवा दूंगा आपको लाइव। जब 4 क्वेश्चन वो हो गए और इवन 5-6 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग की फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको ये चीज जो है वो फिर हिफ्ज हो जाएगी। जिन्होंने फॉर्मेट समझ लिया है, मैं उनको सेल टैक्स की कुछ वीडियो भेजता हूँ, वो वीडियो जो है वो देख लें। या अगर आपको जरा समझ आ गया सेल्स टैक्स का वो क्वेश्चन, तो मॉक का सेल टैक्स का सवाल कर लें। जी जनाब, क्या कहते हैं? लेकिन अगर आप कोई एक अच्छा सवाल करना चाहते हैं सेल्स टैक्स का, अच्छा सवाल जिसे कहते हैं, वो मॉक का सवाल है। मॉक का क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, जो पिछली 27 अटेम्प्टों की एडजस्टमेंट से बाहर है, 100% बाहर है वो, कोई पास पेपर की एडजस्टमेंट नहीं है उसमें। दैट वाज द बेस्ट क्वेश्चन जो एक सेल्स टैक्स का टोटली अनसीन क्वेश्चन हो सकता है। तो आप फिर ये वीडियो देख लें फॉर्मेट की, फॉर्मेट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। ये 26 रूल्स जो है इनको अच्छी तरह पढ़ के आइएगा। कल फिर मैं आपको 4 सवाल करवा दूंगा, जिसमें से सीमा एसोसिएट, समाज एसोसिएट, जहांगीर एसोसिएट और स्प्रिंग बाइस का, ताकि आप लोगों का वो जो एक है कि ये बड़े मुश्किल सवाल है, ये भी आपके हो जाएंगे। हालांकि मैंने इसमें से कोई 7 के करीब सवाल तो ऑलरेडी अवेलेबल किए हुए हैं सेल्स टैक्स के, तो 4 मैं आपको मजीद करवा दूंगा। नहीं, लास्ट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल बड़ा आसान था। हिस्टोरिकली वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था लास्ट अटेम्प्ट का, जिसपे उसने आपको सवाल गिवन किया हुआ था, आपने सवाल को रिप्रोड्यूस करना था। स्प्रिंग बाइस का सवाल ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करके मैंने अवेलेबल किया हुआ है आज से 1 महीना पहले। ठीक है, कल मिलते हैं। मैं थोड़ी देर तक आपको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा शेयर करूंगा, और उसमें पूरा आपका नेक्स्ट 10 डेज का प्लान जो है वो भी होगा कि अगले 10 दिनों में आपने ये करना है।
वो जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है ना, वो आप लोगों ने लाजमी करनी है, लाजमी। और भाई रिटर्न असेसमेंट पे मैं 10 दफा कह चुका हूँ कि हम भी परसों कर रहे हैं। उस वक्त दिमाग कहाँ पे होता है जब मैं एक बात बता रहा होता हूँ? क्यों आप लोगों के दिमाग कानों में बात नहीं घुसती? 15 दफा कह चुका हूँ कि यार परसों 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 परसों, पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं आप लोग। अजीब लोग हैं। वो करवाता हूँ सर, सेल टेस्ट कराएं, हमें ये नहीं आता, ये कहता हूँ वो कराएं। आता क्या आप लोगों को, फिर ये बताएं। बात सुनते नहीं है यार, बोली जा रहा हूँ, अपना बीच में लगा के बैठे हुए हैं। सुन लिया करें कभी किसी की। हम्म। रिटर्न असेसमेंट रिपीट में से मैक्सिमम पेपर जो है 5 से 7 नंबर का आना है, मैक्सिमम 5 से 7 नंबर का। वो 5 से 7 नंबर करवाऊंगे, 30 नंबर कराऊंगे, मुझे खुद बताएं। अब भाई लॉसेस की रिवीजन, लॉसेस के क्वेश्चंस, लॉसेस की वीडियो सब कुछ शेयर किए हुए 15 दिन हो गए। कि तू भाई, तू किस दुनिया, तू किस गोले से आया है? उस गोले से तो पीके भी नहीं जहां तू आया है। तू कर क्या रहा है? फॉर्मेट कल स्टेटस का देख के आइएगा। सबसे मुश्किल सवाल है जो मैं कल 3 करवा दूंगा। मैं साबित कर सकता हूँ कि पिछली 27 अटेम्प्टों के सवाल जो है वो इन 26 रूल से, इन 26 रूल्स इज इक्वल टू दोज 27 न्यूमेरिकल्स। और अगर आपका न्यूमेरिकल हो जाता है आपके 20-24, इन 26 रूल में थ्योरी भी आपकी हो जाती है। सबसे बड़ी बात है। तो कल मिलते हैं, मैं थोड़ी देर बाद आपको जिंदगी नाम लेके दोबारा शेयर करता हूँ, जिसमें हर चैप्टर का कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आपने लाजमी मिनिमम करनी है, और कुछ पास्ट पेपर के एडजस्टमेंट्स हैं जो आपने मिनिमम सारी करनी है अगले 10 दिनों में। पेपर आपका मेरे ख्याल से 10 तारीख को या 9 तारीख को है। 10 तारीख का ना पेपर आपका, सैटरडे को है। तो 10 दिन है, 10 दिन है ना? 10 दिन है आपके पास, 10-11 दिन है। तो अगले 10 दिन आपने तमाम चीजें करनी है। टेक्स्ट में पेपर आपका पास हो जाएगा। और जो रिटर्न असेसमेंट अपील, जिसको इतना बड़ा आपने जिन बनाया हुआ है, वो 5 से 6 नंबर के आते हैं, या मैक्सिमम किया तो 7-8 नंबर का आएगा। ठीक है जी, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।